इधर देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ लिए। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्या यूज है अब यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मेनली यूज किया जाएगा इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, और वो भी मेनली जो लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तुम लोग पढ़े हो 10th में, और 12th में हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को भी चर्चा करेंगे। 2 वेरिएबल तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन मेरा हम लोग का सारा फोकस रहेगा 3 वेरिएबल पर। अच्छा, इक्वेशन को पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक है डिटर्मिनेंट अप्रोच और दूसरा है मैट्रिक्स अप्रोच। बात को समझ रहे हो? एक है डिटर्मिनेंट अप्रोच, दूसरा है मैट्रिक्स अप्रोच। फिलहाल हम लोग डिटर्मिनेंट अप्रोच पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में कोई अप्रोच पढ़ना रहेगा तो मैट्रिक्स अप्रोच ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी से ही पता चल जाएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट अप्रोच में दिक्कत क्या है, डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है। बात सुना रहा है ना? जैसे में लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल था, ठीक है, उसमें 2 वेरिएबल रहता है, जैसे में a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 या a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं a1 a2 b1 b2। बस सुना रहा है। लेकिन अगर एक इक्वेशन और लिख दें a3x प्लस b3y इक्वल्स टू c3, तब इसके जो कोफिशिएंट हैं और इसके जो कोफिशिएंट, इससे क्या बनेगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फॉर्म आएगा, डिटर्मिनेंट को फॉर्म में तो लिख नहीं पाएंगे, तो डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? स्क्वायर के फॉर्म। कोई दिक्कत? तो फिलहाल तो हम लोग को पढ़ने तो वाले हैं डिटर्मिनेंट अप्रोच। ठीक है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, और तुम लोग को सवाल सोल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट अप्रोच ही काफ़ी होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट अप्रोच से डील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन जो फाइनल अप्रोच है इक्वेशन को सोल्व करने का, वो है तुम्हारा मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अप्रोच को शुरू करते हैं, जरा देखना कैसे काम करते हैं। शुरुआत करते हैं 2 वेरिएबल से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि 10th क्लास में तुम लोग पढ़े थे, उसी से हम लोग शुरू करते हैं। देखना इधर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको 2 इक्वेशन दिए जाते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। कोई दिक्कत? बस सुना रहा है। अब जरा देखिए, तो आपके पास जो कोफिशिएंट हैं, यहाँ देखो, ध्यान देते रहना, आपके पास जो x के कोफिशिएंट कौन कौन है? a1 a2। y के कोफिशिएंट कौन कौन है? b1 b2। और इसके कोफिशिएंट कौन है? c1 c2। बस सुना रहा है। तो ये बोलता है कि आप जो है यहाँ पर 3 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे? 3। पहला डिटर्मिनेंट बना रहे हैं x और y के कोफिशिएंट से, तो देखना a1 a2 b1 b2। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर उसके बाद हम लिखते हैं d1। ठीक है, मेन डिटर्मिनेंट हो गया d, दूसरा का डिटर्मिनेंट है d1। d1 क्या है भाई? तो x वाले को हटा करके, x को हटा दीजिए, तो क्या बनेगा? b1 b2 c1 c2। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, फिर आपका बनेगा d2, y वाला को हटा दो, y वाला को हटा दो, क्या बनेगा? a1 a2 और c1 c2। ठीक है, तो क्या बोलता है? ये तीनों डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो बोलता ये है कि जो मेरा x का वैल्यू जो होगा, देन x इक्वल्स टू, याद रखना, d1 बाई डी। x इक्वल टू क्या होगा? d1 बाई डी, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, इसका कुछ सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये भी डिटर्मिनेंट है, वैल्यू आ जाएगा, ये भी वैल्यू आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? d1 बाई डी, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d2 बाई डी। बात सुना रहा है? कोई दिक्कत? तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देख करके
दिमाग में थोड़ा आना चाहिए, सर अगर डी का वैल्यू 0 हो जाए तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वही सब केस बनेंगे। तो वहाँ पर भी जब टू वेरिएबल हम लोग सोल्व कर रहे थे तो याद करो, टू वेरिएबल में तुम लोग पढ़ा होगा कि इधर जरा सुनना, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, याद है ना सब। बस वही सब चर्चा भी यहाँ से हो जाएगा। जरा देखना, ये चीज़ समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी कि अगर हम एक इक्वेशन ले, इधर देखना, एग्जाम्पल पहले लेते हैं छोटा सा, 2x + 3y, सपोज करो 5 ले लिए। अब 4x - 5y - 1 ले लिए। बोले कि x और y के वैल्यू निकालो, तो जल्दी से उस मेथड से निकालो जरा x और y का वैल्यू जल्दी से। तुम लोग भी अपना निकालते रहो, हम भी इधर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डी निकालेंगे, 2 4 3 -5 -10 -12 आप क्या आ जाएगा -22। D1 का बात करेंगे, ठीक है, इसको ढक देते हैं, 3 -5 5 - 1 -3 + 25 यानी कि 22, ठीक है। आपका D2 आ जाएगा, D2 2 4 5 -1, ये तुम्हारा हो जाएगा -2 -20 -22। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? नहीं, 1 और -1 नहीं आएगा, 1 आना चाहिए। एक मिनट, D1 जो होगा C1 C2 पहले आएगा। अच्छा हाँ, इधर इसको ऐसे याद रखना, जिसको हटाते हैं, जिसमें x वाले को नहीं लिख रहे हैं तो इसका जगह कौन ले लेता है? कांस्टेंट वाला ले लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले C1 C2, वहीं कहे कि आंसर कैसे गलत हो गया, B1 B2, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, 5 -1, ठीक है, और 3 और -5 कितना हो जाएगा? -25 और +3, मैं कैसे आ जाएगा, ठीक, बस समझ आ रहा है। तो x = क्या हो जाएगा? D1/D -22 -22 1, y = हो जाएगा D2/D, ठीक है, -22 -22, ये भी हो जाएगा आपका 1। बस समझ में आया कैसे निकालना है? बस दिमाग में रखना है कि सबसे पहले x और y के कोफिशिएंट से तुम बनाओगे वो तुम्हारा d होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखना, D1 लिखने जा रहे हो तो यानी कि x का लिखने जा रहे हैं, तो x वाले को नहीं लिखेंगे। D1 कहाँ पर आ रहा है? x का वैल्यू निकालने के लिए ना, ठीक है। तो इसमें x का कोफिशिएंट नहीं रहेगा, तो x के कोफिशिएंट की जगह पर कौन आ जाएगा? कांस्टेंट वाले जो कोफिशिएंट आ जाएंगे। और D2 किस में आएगा? y में। D2 किस में आएगा? y में। जब y का बनाने के लिए जा रहा है तो y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो y का जगह कौन ले लेगा? कांस्टेंट ले लेगा। ये कांस्टेंट वाला C1 C2 y का जगह ले लिया। क्या बोलते रहता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। याद रखो, x = D1/D एंड y = D2/D वेयर D ≠ = 0, क्योंकि D अगर 0 होगा तो मामला फंसेगा, ठीक है। अब उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो लोग पढ़े हुए, ये चीज़ समझ में आ गया कैसे बनाना है, ठीक है। देखना इधर, उसी तरह से अगर 3 वेरिएबल का रहेगा, पहले बनाना सिखा देते हैं, उसके बाद बाकी का सारा चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। बोले 2 वेरिएबल खत्म ही कर लेते हैं, 2 वेरिएबल पहले खत्म निपटा ही देते हैं। यहाँ देखो, ये चीज़ क्लियर है? अच्छा जरा देखना इधर, जो तुम लोग क्लास 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, उसी को बढ़ा रहे हैं पहले। यहाँ देखो, 10th क्लास में 2 वेरिएबल का जो हम लोग 3 केस पढ़े थे, याद करो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिखते थे कि A1/A2 ≠ = B1/B2, लिखते थे। अच्छा, अब जरा देखना कैसे डिटर्मिनेंट आने वाला है। लिख सकते हैं A1B2 ≠ = B1A2। अच्छा,
A1B2 माइनस B1A2 नॉट इक्वल टू 0। इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो A1A2 B1B2 नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या है, A1A2 B1B2 D है, हैं, यानी कि D नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन D नॉट इक्वल टू 0। बस सुन आ रहा है? हाँ हाँ, वही वही। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल रहेगा, ठीक है, कि ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, कोइंसिडेंट कर जाएंगे। ये समझ में आया? आगे बढ़े। पहला केस था। दूसरा जरा देखना क्या लिखते थे तुम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। जरा देखना, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 लिखते थे। क्या इससे 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन सब इक्वल, ठीक है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ देखना, इससे डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, एक डिटर्मिनेंट इन दोनों से बनेगा, एक इन दोनों से बनेगा, और एक इसको और इसको लेकर के बनेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको लेकर के बना रहे हैं, यानी कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। ऐसे डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, A1B2 माइनस A2B1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये क्या है, डिटर्मिनेंट D है, यानी कि क्या दे रहा है, D इक्वल्स टू 0। बोलो, D इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सोल्व करेगा, B1B2 C1C2। यहाँ देखो, B1B2 C1C2 क्या है, D1 आएगा, यानी कि D1 इक्वल्स टू 0। और फिर क्या आ जाएगा, D2 इक्वल्स टू 0। यानी कि जब तीनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तब के कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस सुना रहा है ना, जब तीनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि इफ D इक्वल्स टू 0 एंड D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू आल्सो 0, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, ग्राफ ये सब इसलिए बता रहे हैं सब, ताकि सब दिमाग में कनेक्ट हो सके कि हाँ, ये सब हम लोग पढ़े हुए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर जरा देखना, ये दो हो गया। अच्छा, एक और केस था, इधर देखना, एक और केस था नो सॉल्यूशन का। क्या था, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यहां से क्या मिलेगा, D इक्वल्स टू 0। और यहां से क्या मिलेगा, D1 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड D2 नॉट इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? अगर तुम्हारा D 0 हो जाए, यानी कि जो मेन डिटर्मिनेंट है, कोफिशिएंट वाला जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो 0 हो जाए, लेकिन इसमें से कोई भी एक डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं हुआ, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। बस समझ में आ रहा है, उसके कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि लाइन क्या बनेगा इस केस में, पैरेलल बनता था। लाइन क्या बनता था, पैरेलल। इसमें क्या होता था, एक दूसरे पर ही ओवरलैप कर जाते थे लाइन, और जो इससे पहले जो बताए थे, जो एक लिखे थे, उसमें लाइन क्या करते थे, एक दूसरे को कट करते थे। बस समझ आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? यानी कि तीनों चीज हम लोग को मिल चुका है। यहां देखना, यानी कि 3 केस बनेंगे। पहला, इफ D नॉट इक्वल्स टू 0, D 0 नहीं है, सीधे यहां से लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? फिर इफ D इक्वल्स टू 0 एंड
D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो, यानी कि सिंपली लिखें D इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू जीरो। तो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलो बाबू, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, तीसरा केस बना इफ D इक्वल्स टू जीरो एंड D1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, या फिर D2 नॉट इक्वल्स टू जीरो। कोई एक जीरो नहीं है, कोई एक जीरो नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसमें सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ देखो, याद करो, जिसमें सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या नाम देते थे? कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या क्या बोलते थे? कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों केस जो है किसका केस हो गया? कंसिस्टेंट का, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड जिसमें कि आपको सॉल्यूशन मिले, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, वैसे केस को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, ठीक है। और जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गया? ये टू वेरिएबल, ठीक है। चलो इधर देखना, ये दिमाग में पिक्चर बैठ गया। ये जो पूरा जो इस तरह का जो फॉर्मूला जो किया गया है, मैथमेटिशियन का नाम था गैब्रियल क्रैमर, ठीक है। इसीलिए जो पूरा जो प्रोसेस है इसको क्रैमर रूल भी बोला जाता है। एग्जाम में हो सकता है लिख दे सोल्व द गिवन इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर ना लिखे कि डिटर्मिनेंट मेथड, क्या लिख देगा? क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल यहीं पर, यहीं। बात सुन में आ रहा है? तो देख लेते हैं आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे। जरा देखना, डायरेक्ट थ्री वाला को प्रूफ करें, टू वाला समझ जाओगे वहीं से, थ्री वाले पे चलते हैं। क्लियर है ये? टू वाला क्लियर है? थ्री वाले पे चलते हैं। देखना जरा, लिख रहे हैं इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे ही बना सकते हो। यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले d निकालोगे, d इक्वल्स टू क्या होगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, कोई दिक्कत? फिर बनेगा d1, d1 क्या है? x के लिए, तो x को हटा देंगे। अब इसका जगह कौन लेगा? d1 d2, और ये अपना ऐसे ही रहेंगे b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर d2 बनेगा मेरा y के लिए, तो यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा a1 a2 a3, नहीं d1 d2 d3, b1 b2 b3 हट जाएगा, उसका जगह कौन लेगा? कांस्टेंट d1, फिर c1 c2 c3, उसी तरह से d3 बना लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा d1 बाई d, y इक्वल टू मेरा हो जाएगा d2 बाई d, और z इक्वल टू हो जाएगा d3 बाई d, प्रोवाइडेड d नॉट इक्वल टू जीरो। d का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये अलग चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ पहले बता देते हैं, जो ये थ्री वेरिएबल की जो इक्वेशन है ना, थ्री वेरिएबल का जो इक्वेशन है, इस जैसे टू वेरिएबल वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन को। ये जो है प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन मतलब किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बस में हाँ, कोई दिक्कत? ये जो थ्री वेरिएबल के जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्लेन सरफेस को। बात समझ में आ गया? और टू वेरिएबल का लेकिन जो इक्वेशन था वो किसको रिप्रेजेंट करता था? लाइन को, स्ट्रेट लाइन को। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? तो इसका जो चर्चा चलेगा थोड़ा इस पर, ये अलग ढंग का रहेगा, ये नहीं कि बिल्कुल उसी जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा लेकिन अलग हो जाएगा। जरा फॉर्मूला जरा देखते हैं कैसे उन्होंने निकाला था, क्रैमर ने क्या किया था, देखना इधर।
क्रेमर ने क्या किया था कि सबसे पहले डी लिखा था उन्होंने, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। कोई दिक्कत? जरा देखना। उसके बाद क्रेमर ने क्या किया, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया, ऐसे dx। कोई दिक्कत? तो x यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरे पास राइट है कि हम इसे x को किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेमर ने क्या देखा कि x जो है A1 A2 A3 के साथ है इक्वेशन में, तो उन्होंने इसी में मल्टीप्लाई कर दिया। A1x A2x A3x B1 B2 B3 C1 C2 C3। कोई दिक्कत? और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी रो में, ठीक है, या फिर किसी भी कॉलम में, ठीक है, किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम में किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अब इसमें ध्यान रखना, dx इक्वल टू ये है फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को y से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया और थर्ड कॉलम को z से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि dx इक्वल्स टू लिख सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1z, A2x प्लस B2y प्लस C2z और A3x प्लस B3y प्लस C3z, अच्छा, प्लस B1 B2 B3 C1 C2 C3। बोलो बाबू हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा, A1x B1y और C1z का वैल्यू कितना है? D1। इसका वैल्यू कितना है? D2। इसका क्या है? D3। यानी कि dx इक्वल्स टू, देखना, D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये मेरा क्या है? D1 है। इसको उन्होंने नाम दिया था D1। तो x बराबर क्या आ गया? D1 बाई डी। कोई दिक्कत? उसी तरह से y से मल्टीप्लाई करते, y को इसमें मल्टीप्लाई कर देते सेकंड कॉलम में, फिर उसमें जो है इसको x से मल्टीप्लाई करके जोड़ते इसको y से, फिर ये D1 D2 D3 हो जाता, ठीक है। तो x इक्वल टू D1 बाई डी। सिमिलरली y इक्वल्स टू D2 बाई डी एंड z इक्वल्स टू D3 बाई डी। बोलो बाबू, समझ आ गया ये फॉर्मूला? ठीक। यानी कि नॉर्मल कोई क्वेश्चन रहेगा तो बना लोगे जिसमें, अच्छा ये इस पर चर्चा कर देते हैं। यहाँ देखना, देखना इधर, अगर तुमने डी निकाला और डी जीरो नहीं आया, तब तो आराम से बन जाएगा, लॉटरी लग गया। डी जीरो नहीं आया तो मतलब कोई भी नंबर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। D1 D2 D3 जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 बाई समथिंग 0 बाई समथिंग 0 बाई समथिंग जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगा? जब मेरा डी जीरो होगा। देखना, फिर जो वहाँ पर था वहीं सारी चीज़ लिखेंगे। व्हेन डी इक्वल्स टू जीरो, व्हेन डी इक्वल्स टू जीरो, तो दो केस है। व्हेन डी इक्वल्स टू जीरो एंड D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू जीरो, ये भी जीरो हो गया। कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे वहां पर हुआ था, कोई दिक्कत? और यहां पर क्या है? इफ एनी वन ऑफ D1 D2 एंड D3 नॉट इक्वल टू जीरो, तीनों में से कोई एक ऐसा मिल गया जो कि जीरो नहीं है, ठीक है। मान लो कि सपोज करते मेरा D2 का वैल्यू 5 आ गया और D1 पहले से क्या है? जीरो है, तो 5 बाई जीरो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा? फिर नो सॉल्यूशन। बस समझ में आ रहा है? तो मेन काम है क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले आप डी निकालिए, यहीं पर सबसे पहले डी निकालिए, डी का वैल्यू आप निकाल लीजिए। आप देखिए कि जैसे ही मतलब कि वो कुछ नंबर आ गया जीरो को छोड़ करके, तो फिक्स हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। डी जीरो आ गया तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, फिर आपको D1 D2 D3 निकालना पड़ेगा, और तीनों में से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया, ठीक है, नो सॉल्यूशन, सवाल वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन अगर तीनों जीरो आ गया फिर आपको बनाना पड़ेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं करके दिखा रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे सोल्व करते हैं।
सोल्व करें, देखना इधर। एक चीज बताना भूल गया, ये जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस, क्या देखो बाबू, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या है, जरा इधर जरा देख लो। अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल टू D1 D2 D3, ठीक है, अगर ये तीनों जीरो रहे तब इसको होमोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। अब तीनों में से कोई एक ऐसा हो गया कि जो कि जीरो नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। तो अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन होमोजीनियस पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ये तीनों जीरो हो गया तो जितना भी तुम डिटर्मिनेंट बनाया था सब का सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। D1 D2 D3 जो बनाए थे क्या हो जाएगा, जीरो। तभी हम लोग नॉन होमोजीनियस पर काम कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। तभी हम लोग नॉन होमोजीनियस का स्टडी कर रहे हैं। देखना इधर, यहां देखो इक्वेशन दे रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 4, x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 7। ठीक है, x y z का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले डी निकालते हैं। क्या होगा, 1 1 1 1 2 3 1 3 5। ठीक है, कितना आ जाएगा सोल्व करके, 1 इंटू 5 टू जा 10 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है ना, 1 माइनस 2 प्लस 1 क्या आ गया, 0। अब क्या निकालेंगे, D1 D2 D3। देखना इधर, D1 के लिए, D1 x वाले के लिए है, x वाला को छोड़ते हैं, इसके जगह पे क्या लाएंगे, कांस्टेंट को। कौन है वो, 1 4 7, बाकी आप लिख दीजिए 1 2 3 1 3 5। इसको आप सोल्व कीजिए, कितना आएगा, 1 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 20 माइनस 21 प्लस 1 इंटू, यहाँ देखो कितना, 5 4 जा 12 माइनस 14, कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9 माइनस 1, अच्छा 1, ये भी कितना 1, और ये हो गया माइनस 2 यानी कि 0। उसी तरह से D2 निकाल लो, ये भी 0 आ जाएगा, और D3 भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कैसा क्वेश्चन है, बस समझ आ रहा है। तो D जो है तुम्हारा 0 है, ये D1 D2 D3 भी 0 हो गया, यानी कि टोटल कितने सोल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, अब जरा उस सोल्यूशन को लिखते कैसे हैं जरा देखिएगा। सोल्यूशन को कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा, यहां देखना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का कैसे, बस दो ही से हो जाएगा, तीसरा का को अब छोड़िए भी नहीं। ठीक है, लिख लिए, तुमको जो छोटा लगे वो दोनों ले लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो z है इसको कोई एक खास नंबर दे दो, इनफाइनाइट सोल्यूशन होने वाला है ना। इसको मान लेते हैं क्या, ये k, लेट z इक्वल्स टू k, लेट z इक्वल्स टू k। कोई दिक्कत, यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस जेड, और x प्लस 1 माइनस k, और x प्लस 2y इक्वल्स टू, बोलो समझ आ रहा है। और अभी 2 वेरिएबल सोल्व करने के लिए भी सीखे हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट मेथड से चलना है, वो 10th वाला मेथड नहीं लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही सब। और समझ आ गया ना, कोई दिक्कत, डिटर्मिनेंट से चलना है। तो फिर से यहाँ पर क्या निकलेगा,
डी निकलेगा, ठीक है। नहीं तो वहाँ से वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर काम तो कर ही दिए हो, ठीक है। फिर डी, हाँ काट के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना ज़्यादा डिटर्मिनेंट यूज करने का, क्या पता एग्जामिनर के मन में बैठा हुआ हो, ठीक है। और सुना रहा नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिखो ना, इधर ऐसे लिखना, एक्स इक्वल्स टू डी वन बाई डी, एक्स इक्वल्स टू डी वन बाई डी। तो डी वन में मेरा एलिमेंट तो यही ना आएगा, 1 माइनस के 4 माइनस 3 के, उतना क्या सोचना है, 1 2, यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला D1 D2 हो गया, C1 C2 था वहाँ पर, और यहाँ पर x का निकला है तो x को छोड़ दिए, 1 और 2 लिख दिए, ठीक है। डिवाइडेड बाई इसका डिटर्मिनेंट 1 1 1 2, बोलो, और y इक्वल्स टू, इतना क्या सोचना था, y इक्वल्स टू, ठीक है, 1 1, और इधर y का जगह लगेगा 1 माइनस के 4 माइनस 3 के डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट, बोलो, कोई दिक्कत, निकल गया वैल्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 के माइनस 4 प्लस 3 के, डायरेक्ट लिख दिए, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1 हो गया, और इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 के माइनस 1 प्लस के 1 ही हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 3 के माइनस 2 के और 2 माइनस 4 माइनस 2, और y का वैल्यू हो गया तुम्हारा 4 माइनस 1 3 माइनस 2 के, और z मेरा क्या है, k है, लिखा गया तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि अब k का अलग अलग वैल्यू आप रखते रहो, 1 रखेगा तो अलग सॉल्यूशन मिलेगा, 2 रखेगा तो अलग मिलेगा, 1/2 रखेगा तो कुछ और मिलेगा, माइनस में रखेगा तो और मिलेगा, इरेस तो हो गया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को। क्या चीज, हाँ यही आंसर हो गया। अरे तो यहां से नहीं पता चला, d इक्वल्स टू 0, D1 इक्वल्स टू 0, D2 इक्वल्स टू 0, D3 इक्वल्स टू 0, जब सबके सब 0 हो जाए तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत, इस तरह से बनाना रहेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो भी केस रहेगा इसी तरह से z को k मान करके, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दें। जरा ऐसे इसको देखना आप। अब ऐसा क्वेश्चन जो है कंपटीशनों में जो पूछता है कि a और b का क्या वैल्यू रहेगा, ठीक है, 10th क्लास में सोल्व करता था ना, k का क्या वैल्यू रहेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है, याद आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, जरा देखना, पूछ देगा कि a का क्या वैल्यू होगा कि इसके जो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब d का वैल्यू क्या हो, 0 ना हो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कैसे, d का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो सीधे डिटर्मिनेंट निकाल के नॉट इक्वल टू 0 करके वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। वो आसान सवाल रहता है, तुम लोग बनाना, दिक्कत होगा कल उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। अब जरा एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखना, नहीं तो वो भी करवा ही देते हैं। देखो इधर क्वेश्चन है, लैम्डा x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 2 माइनस लैम्डा x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो बोल रहा है कि लैम्डा का क्या वैल्यू होगा किसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन d का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि d इक्वल टू 0 हो जाता है तो दो चीज़ें मिलती है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं तो नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कैसे, नॉट इक्वल टू 0, तो d हम बना लेते हैं अपना, क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा यहाँ पर 1 कर लो, ठीक है, a1 माइनस a 3 to 1 और -1 +1, अरे यहाँ पर हो गया 2 नॉट इक्वल्स टू 0,
कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, सोल्व कर ले इसको। a इंटू 4 माइनस 1 यानी कि 3 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, माइनस 3 इंटू 2 माइनस ए यानी कि प्लस ए, कोई दिक्कत? अब माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2a, कोई दिक्कत? सोल्व कर लेते हैं इसको। 3a माइनस 6 माइनस 3a माइनस 1 माइनस 2a नॉट इक्वल्स टू 0, 3a कैंसल, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, ठीक है, यानी कि माइनस 2a नॉट इक्वल्स टू 7, यानी कि a नॉट इक्वल्स टू माइनस 7/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं तो a का वैल्यू -7/2 मत रखिए, बाकी आप कुछ भी रख दीजिएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर आप -7/2 रख दीजिएगा तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, या तो इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, नहीं तो नो सॉल्यूशन। तो ये आपको इसमें निकालना भी पड़ेगा कि -7/2 रखने पर कि सॉल्यूशन होगा कैसा, ठीक है, क्योंकि -7/2 पर डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0, और क्वेश्चन में दे दिया कि और बताइए कि अगर -7/2 ले लेते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन का कैसा बिहेवियर रहेगा, तब तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, D1 D2 और D3, वो हमको बताएंगे, कोई दिक्कत? तो हमको लग रहा है कि कोई एक तो ऐसा आ जाएगा जो 0 नहीं होगा, ठीक है। मान लो किसी में एक्सप्लेनेशन कर देते, व्हेन a इक्वल्स टू -7/2 इम्प्लाइज दैट, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा, जब a का वैल्यू -7/2 होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, व्हेन a इक्वल्स टू -7/2, इसका मतलब ये हो गया d इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत? नाउ D1 निकालते हैं, हमको लग रहा है यही नॉन जीरो आ जाएगा, देखते हैं, ठीक है, नॉन जीरो आ जाएगा तो नो सॉल्यूशन, करके देखते हैं। a का वैल्यू कितना, इधर D1 लिखना है ना, 1 मिनट, 1 2 -1, 1 2 -1, ये कितना हो जाएगा, 3 2 1, और ये -1 1 और 2, सोल्व करो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 4 - 1 कितना, 3, -3 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना, 5, और -1 इंटू 2 + 2 4 आ गया, 3 - 15 + 4 कितना आ गया, -8, नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे ही एक नॉन जीरो आ गया और D 0 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत? यानी कि a इक्वल्स टू अगर आप -7/2 ले लीजिएगा तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे, और a को -7/2 छोड़ दीजिएगा तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब वो क्वेश्चन यहाँ देखना, ठीक है, लिख लेना, बाद में लिख लेना, इधर समझो, पहले वीडियो अपलोड में लगा देंगे हम, घर जाते जाते अपलोड हो जाएगा। देखना इधर, x + y + z = 6, 2x + 5y + az = b, and x + 2y + 3z = 14, ठीक है। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b सिस्टम, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन निकले, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन निकले। लिखेंगे फॉर कंसिस्टेंट, दो केस बनेगा, पहला d नॉट इक्वल्स टू 0, दूसरा d इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू 0। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? केस 1 D नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या बनेगा, यहाँ देखना, 1 2 1 1 5 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1a
3। बोलो आदर्श, d नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा। ठीक है, क्या घटा लें क्या थोड़ा सा, ठीक घटा लेते हैं, ध्यान देखना। तो इसको ऐसे ही रखते हैं 1 to 1, घटा लेंगे तो 0 3 और ये हो जाएगा 1, और इसमें से घटाएंगे तो 1 0 0 a माइनस 2 और 3 माइनस 1 यानी कि हो गया 2, है ना होगा। अब 1 इंटू इतना करेंगे 3 2 जा 6 माइनस a माइनस 2, 6 माइनस a प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो यानी कि 8 नॉट इक्वल्स टू a। एक तो हो गया कि a का वैल्यू 8 मत रखिए, बाकी b आप कुछ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। d नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है आयुष? उसने बोला है कि a और b का क्या वैल्यू होगा कि ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन मिलने के दो केस हैं, या तो यूनिक होगा नहीं तो इनफाइनाइट होगा। हम यूनिक वाला का चर्चा कर दिए। यूनिक लिए क्या केस आया कि a का वैल्यू 8 मत लीजिए तो यूनिक मिलेगा, चाहे b आप कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर केस 2 लिख दो, केस 2 d इक्वल्स टू 0 d1, d इक्वल्स टू d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 0। तो d0 कब होगा, जब a का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 8, यानी कि d इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट कि a का वैल्यू तो आपको 8 लेना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा d1 d2 d3 निकालो जल्दी जल्दी। हम d1 निकाल रहे हैं, तुम लोग d2 निकालो और कोई एक d3 निकाल दो। ठीक है, d1 ले रहे हैं हम, 6 माइनस b, 6b सॉरी b है 6b 14। अदर्स कौन सा निकाल रहा है, d2 निकाल रहा है, d2। तुम d3 निकालो, d3 निकालो जल्दी से। 6b 14 152 और यहाँ पे हो जाएगा 1a3। दो लोग d2 निकालो, दो लोग d3 निकालो। d1 हम निकाल दे रहे हैं, 6 इंटू 15 माइनस 2a माइनस 1 इंटू 3b माइनस 14 है। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2b माइनस 60 इक्वल्स टू 0, 90 माइनस 2a माइनस 3b प्लस 14a प्लस 2b माइनस 60 इक्वल्स टू 0, 90 माइनस 60 30 प्लस 12 माइनस b इक्वेशन आएगा, पहला आया 12a माइनस b इक्वल्स टू 30 d1। यहाँ पर a का वैल्यू जब 8 ले लिए हैं तो 8 ले लेना चाहिए था। ठीक है, 6b 14 152 183। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे, गलती हुआ है, a का वैल्यू रख दो। d1 तुम्हारा आएगा 36 माइनस b इक्वल्स टू 0 यानी कि b इक्वल्स टू 36। d2 तुम्हारा आएगा 2b माइनस 72, यहाँ से भी आ गया b इक्वल्स टू 36, और d3 आ जाएगा तुम्हारा 36 माइनस b, यानी कि b का वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गया 36। तीनों एक पॉइंट पर एग्री कर जा रहे हैं। ठीक है, कि b का वैल्यू 36 ले लो तो हम तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, गिवन इक्वेशन विल हैव
इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हेन a इक्वल्स टू 8 एंड b इक्वल्स टू 36। समझ में आया? कहीं पर डाउट है तो बोलो। नहीं है? ठीक है।